अगर हम इस बात पे गौर करें कि दुनिया बनाने वाले ने हर चीज एक मकसद से बनाई है, बिल्कुल। हर चीज का एक रोल है, हाँ। तो क्या वजह हो सकती है कि किसी खास चीज को छूने या इस्तेमाल करने से मतलब पूरी तरह से मना कर दिया जाए? ये तो है। एक सीधा सा सवाल है जो सदियों से दार्शनिकों के, साइंस के जानकारों के और आम इंसानों के दिमाग में आता रहा है राइट। कि अगर ईश्वर या अल्लाह ने सूअर को बनाया ही है तो उसे इंसानों की खुराक बनने से क्यों रोका गया है? उसे हराम क्यों करार दिया गया? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और बड़ा स्वाभाविक सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना। मतलब आमतौर पे इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है कि भाई अगर प्रकृति में कोई चीज मौजूद है तो वो हमारे लिए ही होगी। बिल्कुल, यही तो सबसे पहली सोच होती है। राइट। लेकिन ये सोच हमें कई बार गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है। ये मेरा मानना है कि ये हमारे वजूद, प्रकृति के डिजाइन और उसके पीछे की जो एक बुद्धिमत्ता है, जिसे हम हिकमत कह सकते हैं, उसका सवाल है। सही बात है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। मतलब हम इसे सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, इकोसिस्टम और जो ईश्वरीय नियम है उन सब की कसौटी पर कसेंगे। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव का मकसद ये समझना है कि हमारी थाली में क्या आना चाहिए और क्या नहीं, इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। और मैं साफ कर दूं कि ये किसी जानवर से नफरत करने की बात नहीं है। हाँ, वो तो अल्लाह की मखलूक है। बिल्कुल, बल्कि ये तो प्रकृति के उस शानदार संतुलन को समझने की बात है जिसे अक्सर हम लोग अनदेखा कर देते हैं। और प्रकृति का ये संतुलन वाकई समझने लायक है। मतलब दुनिया कोई बेतरतीब या यूं ही बन गई जगह तो है नहीं। ये एक बेहद जटिल और मुकम्मल इकोसिस्टम है। इस पूरे सिस्टम में हर एक जीव का एक बहुत ही खास, एक बिल्कुल तयशुदा रोल है। सही कहा। आप देखिए, मछलियां पानी के अंदर के पर्यावरण का बैलेंस बनाती हैं। मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं और साथ ही शहद भी बनाती हैं। राइट। केचुए जमीन के अंदर जाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो अगर हम इस इकोसिस्टम वाले लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, बताइए। मुझे एक बहुत ही सटीक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे गिद्ध होते हैं, है ना? बिल्कुल। गिद्ध मरे हुए और सड़े गले जानवरों को खाकर पूरे पर्यावरण की सफाई करते हैं। राइट। अगर गिद्ध ना हो तो चारों तरफ बीमारियां फैल जाएंगी। उनका काम इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कोई भी समझदार इंसान गिद्ध को भूनकर अपनी डिनर प्लेट में तो नहीं सजाता ना। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सवाल हमें एक बहुत बुनियादी फर्क समझाता है कि क्या उपलब्धता का मतलब उपभोग की अनुमति है? हाँ, मतलब अवेलेबिलिटी वर्सेस एडिबिलिटी। हाँ, डज अवेलेबिलिटी मीन एडिबिलिटी? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में ऐसी हजारों चीजें हैं। पत्थर हैं, मिट्टी है और यहाँ तक कि बेहद खतरनाक जहर भी मौजूद हैं। हाँ, वो भी तो प्रकृति का हिस्सा है। बिल्कुल। उनका अपना एक काम है प्रकृति में, लेकिन हम उन्हें अपना भोजन तो नहीं बनाते। राइट। सूअर को भी इंसानों के खाने के लिए बल्कि प्रकृति के कचरे को साफ करने के लिए बनाया गया है। एक तरह से वो एक बायोलॉजिकल सफाई कर्मचारी के रूप में डिजाइन किया गया है। ओह, बायोलॉजिकल सफाई कर्मचारी। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख सीधे बायोलॉजी की तरफ मुड़ता है। ये सफाई कर्मचारी वाली बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके खाने की आदतों को देखें तो ये असल में एक स्कैवेंजर है। बिल्कुल। स्कैवेंजर यानी एक ऐसा जानवर जो मुख्य रूप से गंदगी खाता है। हाँ, मतलब सड़े हुए पौधे, बीमार और मरे हुए जानवरों का गोश्त और हर तरह का कचरा जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। हाँ, और उसका पूरा शरीर, उसकी जो एनाटॉमी है वो इसी काम के लिए डिजाइन की गई है। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक आम जानवर से बहुत अलग और बहुत तेज होता है। वो किसी भी तरह का कचरा खाकर उसे बस कुछ ही घंटों में पचाने की क्षमता रखता है। एक मिनट रुकूंगी यहाँ जी। एक आम तर्क तो ये हो सकता है ना कि अगर इसका पाचन तंत्र इतना तेज है तो ये तो एक बहुत अच्छी मशीन हुई। अच्छा। मतलब मैंने गायों और बकरियों को भी कभी-कभी सड़क किनारे कचरा या गंदगी खाते देखा है। हाँ। तो फिर सिर्फ सूअर की ही बायोलॉजी को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है?
क्या तेज पाचन का मतलब ये नहीं है कि शरीर उस गंदगी को जल्दी से फिल्टर करके बाहर निकाल देता है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और पता है यहीं पर सबसे बड़ी गलतीफहमी होती है लोगों को। अच्छा। तेज पाचन का मतलब बेहतर फिल्ट्रेशन नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, एक गाय या भेड़ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत जटिल होता है। गाय के पास कई हिस्सों वाला पेट होता है। वो खाना खाती है, फिर जुगाली करती है। हाँ, वो चबाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाय को अपना खाना पूरी तरह पचाने और फिल्टर करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे? हाँ, और इस 24 घंटे के दौरान उसका शरीर खाने में मौजूद जो जहरीले तत्व होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें अलग करता है और अच्छे से फिल्टर कर देता है। और सूअर के मामले में ये प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? सूअर के मामले में ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 घंटे के आसपास की होती है। वेट, सिर्फ 4 घंटे? जी हाँ, सिर्फ 4 घंटे। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। ओह। 4 घंटे का समय शरीर को उन जहरीले तत्वों, पैरासाइट्स और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को पूरी तरह से खत्म करने या फिल्टर करने का मौका ही नहीं देता। एग्जैक्टली। इतनी तेजी से पचने के कारण कचरे में मौजूद सारे टॉक्सिन्स सीधे उसके खून में चले जाते हैं। अब बेचारे लिवर के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो सारे जहर को साफ कर सके। तो फिर नतीजा क्या होता है उसका? नतीजा ये होता है कि वो सारा जहर, सारी गंदगी और कीटाणु सीधे उसके गोश्त में और खासकर उसकी जो चर्बी होती है ना, जो फैट होता है, उसमें जमा होने लगते हैं। ओह माय गॉड! मतलब वो गंदगी शरीर से बाहर नहीं जा रही है, बल्कि उसके शरीर का एक परमानेंट हिस्सा बन रही है। बिल्कुल सही। और एक और बहुत दिलचस्प बायोलॉजिकल तथ्य है यहाँ पर। बताइए। स्तनधारियों यानी मैमल्स के शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने का एक बड़ा रास्ता क्या होता है? पसीना, राइट? हाँ, स्वेटिंग। लेकिन सुअरों के शरीर में पसीने की ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही कम होती हैं, या कह लीजिए ना के बराबर होती हैं। अच्छा, इसीलिए वो हमेशा खुद को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लौटते रहते हैं। बिल्कुल। अब चूंकि वो पसीना नहीं बहा सकते, तो वो सारे जहरीले तत्व जो पसीने के जरिए बाहर निकलने चाहिए थे, वो भी शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। बाप रे! तो सुअर असल में एक जिंदा फिल्टर है जो माहौल की गंदगी सोखता है और उसे अपने ही अंदर कैद कर लेता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब वो एक वैक्यूम क्लीनर के उस बैग की तरह है जो सारी गंदगी बस अपने अंदर जमा करके रखता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और जाहिर है वैक्यूम क्लीनर के बैग को कोई अपनी थाली में परोसना तो नहीं चाहेगा। सही कहा आपने। और जब कोई इंसान उस गोश्त को खाता है तो वो असल में उस जमा हुए जहर का ही सेवन कर रहा होता है। इस बायोलॉजिकल बनावट का इंसानी सेहत पर जो सीधा असर पड़ता है वो और भी ज्यादा डरावना है। जो मेडिकल और साइंटिफिक डेटा हमने इस एपिसोड के लिए देखा है वो कुछ ऐसे पैरासाइट्स यानी परजीवियों की बात करता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट का जिक्र आता है, ट्रैक्योनेलोस्पाइरलिस। ये परजीवी सीधे इंसानी मांसपेशियों और दिल के ऊतकों को अपना निशाना बनाता है। बिल्कुल। और एक और नाम है जो मेडिकल साइंस में बहुत कुख्यात है, टीनियोसोलियम। टीनियोसोलियम, जिसे आम भाषा में पोर्क टेपवर्म कहते हैं। ये कोई आम कीड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठा दिमाग में। जी। आज के दौर में तो हम कच्चे गोश्त का सेवन नहीं करते ना। हम खाने को बहुत ज्यादा तापमान पर पकाते हैं, रोस्ट करते हैं या फ्राई करते हैं। राइट। तो क्या आग की जो गर्मी है वो उन सारे कीटाणुओं और पैरासाइट्स को मार नहीं देती? मतलब हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि खाना पकाने से कीटाणु मर जाते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इस खास मामले में ये पूरी तरह सच नहीं है। अच्छा। देखिए, ये जो टेपवर्म या अन्य पैरासाइट्स होते हैं ना, ये मांस के अंदर सिस्ट के रूप में होते हैं। सिस्ट मतलब? यानी एक बेहद कड़े सुरक्षा कवच के अंदर बंद होते हैं। और सुअर की चर्बी इतनी मोटी होती है कि कई बार खाना पकाने के सामान्य तापमान पर भी अंदर का हिस्सा इतना गर्म नहीं हो पाता कि वो सिस्ट टूटे और कीटाणु मर जाएं। सीरियसली? मतलब वो ओवन की गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, कई मामलों में वो बिल्कुल बच जाते हैं। और जब इंसान उस मांस को खाता है तो हमारे पेट के जो एसिड्स होते हैं वो उस सिस्ट को घोल देते हैं और वो पैरासाइट इंसान की आंतों में जाकर जिंदा हो जाता है। ओहो। लेकिन सबसे भयानक बात यह है कि ये टेपवर्म सिर्फ आंतों तक सीमित नहीं रहते। तो और कहाँ जाते हैं? ये वहां अंडे देते हैं जो इंसान के खून में शामिल होकर शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। और जब ये खून के जरिए इंसान के दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो ये एक जानलेवा स्थिति पैदा करते हैं जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। हे भगवान, ये तो किसी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब दिमाग के अंदर टेपवर्म? बिल्कुल।
और जब ये दिमाग में जाता है तो ये मिर्गी के दौरों का यानी एपिलेप्टिक सीजर्स का सबसे बड़ा कारण बनता है। कई मामलों में ये इंसान की मौत की वजह भी बन सकता है। ये तो सिर्फ पैरासाइट्स की बात हुई। मेडिकल डेटा वायरस को लेकर भी एक बहुत गहरी चेतावनी देता है। हाँ, वायरस का खतरा भी बहुत बड़ा है। सुअर को हेपेटाइटिस ई वायरस का एक बहुत बड़ा जखीरा माना गया है, जो इंसान के लिवर के लिए बेहद घातक है। राइट। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स हमने देखी उनमें एक और शब्द सामने आता है, मिक्सिंग वेसल, यानी एक ऐसा बर्तन जहां अलग अलग चीजें मिलती हैं। हाँ, ये मिक्सिंग वेसल वाली बात एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान के नजरिए से बहुत अहम है। सूअर का शरीर कुछ इस तरह का होता है कि वो इंसानों के वायरस और पक्षियों के वायरस दोनों से एक साथ संक्रमित हो सकता है। अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में कहूँ तो क्या ये एक चलता फिरता बायोलॉजिकल पेट्री डिश है जहां नए नए वायरसों का जन्म होता है? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है आपकी। जब पक्षियों का फ्लू वायरस और इंसानों का इन्फ्लुएंजा वायरस एक ही सूअर के अंदर जाते हैं तो वो आपस में जेनेटिक म्यूटेशन कर लेते हैं और एक बिल्कुल नया, कहीं ज्यादा खतरनाक वायरस बन जाता है। हाँ, जैसे स्वाइन फ्लू। एग्जैक्टली। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 जैसी महामारियां इसी मिक्सिंग वेसल का ही तो नतीजा थी। और इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की वो रिपोर्ट भी है जी, जो स्पष्ट रूप से मानती है कि प्रोसेस्ड पॉर्क जैसे कि बेकन, सॉसेज या हैम, इन सब से कैंसर का खतरा बढ़ता है। उन्होंने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन की श्रेणी में रखा है। सही कह रही हैं। देखिए, विज्ञान आज जिन चीजों को लैब में अपनी आधुनिक मशीनों से साबित कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो सदियों पुरानी धार्मिक किताबें उन्हें पहले से वर्जित बता चुकी हैं। हाँ, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक फूड इंडस्ट्री असल में कर क्या रही है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आज के दौर में इंसान सिर्फ स्वाद के लिए तुरंत मिलने वाले सुख के पीछे भाग रहा है। फूड इंडस्ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बस चीजें जायकेदार लगें। राइट। नमक, फैट और केमिकल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि इंसान बस खाता रहे। स्वास्थ्य को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। हम बस लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है और वो हमारे अंगों के साथ क्या कर रहा है। और यही वो जगह है जहां लॉजिक, विज्ञान और धर्म एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कैसे? इस्लाम में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक बहुत ही बुनियादी और खूबसूरत सिद्धांत है, ला दरार वला दिरार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है ना खुद नुकसान उठाओ न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ओहो, बहुत गहरी बात है। ये एक यूनिवर्सल उसूल है। जब आज की आधुनिक मेडिकल साइंस ये चीख चीख कर साबित कर रही है कि ये मांस बीमारियों, वायरसों और पैरासाइट्स का घर है, तो इस्लाम का ये नियम कि जो चीज शरीर के लिए नुकसानदेह है उससे बचो, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक लगता है। बिल्कुल। इस्लाम सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रार्थना या इबादत कैसे करनी है, बल्कि ये शरीर की हिफाजत का एक पूरा सिस्टम भी देता है। तो ये बात तो साफ है कि बायोलॉजी और मेडिकल साइंस इस पाबंदी के पक्ष में है। जी। लेकिन अब अगर हम विज्ञान से थोड़ा हटकर सीधे ईश्वरीय आदेशों, धर्म ग्रंथों और रूहानी यानी आध्यात्मिक पहलू की ओर मुड़ें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। कुरान में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग जगहों पर सूअर के मांस को स्पष्ट रूप से हराम घोषित किया गया है। सूरे अल बकरा की आयत 173, सूरे अल माइदा की आयत 3, सूरे अल अनाम की आयत 145 और सूरे अल नहल की आयत 115 में सीधे तौर पर इसकी मनाही की गई है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि ये पाबंदी कोई नई बात नहीं थी जो सिर्फ इस्लाम में आई हो। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाली ईश्वरीय हिदायत रही है। हजरत मूसा और हजरत ईसा की मूल शिक्षाओं में, यानी यहूदियों की तौरात और ईसाइयों की मूल इंजील जिसे बाइबल कहते हैं, उसमें भी सूअर खाना हराम था। ओल्ड टेस्टामेंट में? जी हाँ, पुराने नियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूअर अशुद्ध है और इसे नहीं खाना चाहिए। मतलब ये कोई सांस्कृतिक पसंद या अरब का लोकल कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मानवता जाति की सुरक्षा के लिए शुरू से ही बनाया गया एक नियम है। बिल्कुल। लेकिन इस्लाम में आहार को लेकर एक और बहुत गहरा दर्शन है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। कौन सा दर्शन? वो है हलाल और तैयब का कॉन्सेप्ट। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सिर्फ हलाल शब्द सुनते हैं, है ना? ये तैयब क्या है और ये क्यों अहम है? देखिए, हलाल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसकी अनुमति है जो गैर कानूनी नहीं है।
लेकिन सिर्फ किसी चीज का हलाल होना काफी नहीं है, उसका तैयब होना भी उतना ही जरूरी है। तैयब का क्या मतलब होता है? तैयब का मतलब होता है शुद्ध, पाक, पवित्र और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन। ओके। अगर कोई चीज तकनीकी रूप से हलाल भी हो लेकिन वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, बीमारियों का कारण बन रही है, तो वो तैयब नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब ईश्वर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये मत खाओ, बल्कि वो ये कह रहा है कि वो खाओ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हो। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अहम दार्शनिक सवाल खड़ा करता है कि क्या जो हम खाते हैं उसका असर सिर्फ हमारे पेट, हमारी नसों और हमारी शारीरिक सेहत पर होता है, या इसका हमारी मानसिकता, हमारे सोचने के तरीके और हमारे रूहानी अस्तित्व पर भी कोई गहरा प्रभाव पड़ता है? ये सवाल बहुत मायने रखता है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, मुझे याद आता है कि इस बारे में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान इमाम इब्न अल क़य्यिम ने बहुत ही गहरी बात कही थी। जी बिल्कुल। उनका मानना था कि इंसान जो भी खाता है उसका सीधा असर उसके किरदार यानी उसके चरित्र पर पड़ता है। खाना सिर्फ कैलोरी या प्रोटीन नहीं है। सही कहा आपने। ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा संगम है। इब्न अल क़य्यिम का तर्क था कि जानवर की जो आदतें होती हैं, उसका जो स्वभाव होता है, वो ऊर्जा उसके मांस के जरिए उसे खाने वाले इंसान में भी प्रवेश कर सकती है। ओह, ये तो बहुत ही पावरफुल थॉट है ना? अब अगर हम सूअर की बात करें तो उसकी गंदगी खाने की आदत, उसकी जीवन शैली और उसमें जो गैरत या आत्मसम्मान की कमी देखी जाती है, वो ऊर्जा उसे खाने वाले की रूहानी हालत को भी प्रभावित कर सकती है। आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। आहार आपकी चेतना को आकार देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी धागों को एक साथ समेटें, दर्शन, जीव विज्ञान, मेडिकल साइंस और धर्म को, तो जो निष्कर्ष सामने आता है वो बेहद स्पष्ट और संतुलित है। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि हमें सूअर से नफरत नहीं करनी है। वो कोई अभिशप्त या बुरा प्राणी नहीं है। नहीं, वो भी ईश्वर की ही एक शानदार रचना है। हाँ, जिसे इकोसिस्टम में एक बहुत ही खास और जरूरी काम सौंपा गया है। बिल्कुल। पर्यावरण के कचरे को साफ रखना। और दूसरी बात, विज्ञान के पुख्ता तथ्य, तेजी से काम करने वाला उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, बीमारियों और वायरसों के खतरे, लॉजिक और जो सख्त ईश्वरीय आदेश हैं, ये सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि उसे इंसान की खुराक के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। वो इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हमारी फूड चेन का हिस्सा नहीं है। और असली आजादी शायद इसी को कहते हैं। कैसे? आज की दुनिया हमें ये सिखाती है कि अगर कुछ उपलब्ध है तो बस उसका उपभोग कर लो। हाँ, कंज्यूमरिज्म। बिल्कुल। लेकिन असली आजादी इस बात में नहीं है कि जो मनाए वो खा लिया जाए। असली आजादी और इंसान होने का सबूत तो इसमें है कि गलत विकल्प सामने होने पर भी आप सही चीज को चुन सकें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकें। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। इच्छाओं पर नियंत्रण ही तो असली इंसान को जानवरों से अलग करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद अगली बार जब कोई भी इस विषय पर सोचेगा तो उसके पास सिर्फ एक धार्मिक जवाब नहीं होगा, बल्कि विज्ञान, बायोलॉजी और इकोलॉजी की एक पूरी तस्वीर होगी। बिल्कुल। और अंत में इस पूरी जानकारी से परे एक विचार जो शायद हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। आज के इस दौर में जहां बाजार और विज्ञापन हमें हर चीज कंज्यूम करने के लिए उकसाते हैं, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी थाली में रखा खाना सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और हमारी चेतना को भी आकार दे रहा है? बहुत गहरा सवाल है। अगली बार जब आप कुछ भी खाने के लिए चुने तो शायद ये सवाल खुद से पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या वो चीज महज बाजार में उपलब्ध है या वाकई वो आपके शरीर और आपकी रूह के लिए सही है। क्या हम महज अपना पेट भर रहे हैं या अपनी चेतना को भी कोई दिशा दे रहे हैं? इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।